जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी, बट 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वर्साई की ट्रीटी हुई थी 1919 में। बट उसके ठीक 20 साल बाद साल 1939 में जर्मनी एक बार फिर तैयार हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। इतना विनाश होने के बावजूद जर्मनी फिर से कैसे तैयार हो गई सिर्फ 20 साल के अंदर लड़ाई करने के लिए। इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज, जिसका नाम होगा वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जर्मनी ने 20 साल में, सिर्फ 2 दशक में अपने आप को वापस रेडी कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड करने के लिए। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। जर्मनी लड़ाई हार चुका है। उन्होंने जो लड़ाई पे इतना खर्चा किया है वो, उसके अलावा उनके ऊपर वॉर रिपरेशन लगाए गए हैं, फाइन लगाया गया है, ये सब मिला के उनके ऊपर ढेर सारा कर्जा हो चुका है जो उनको चुकाना है। अब अमेरिका को, ब्रिटेन, फ्रांस को वॉर रिपरेशन देने हैं और इस सारा जो पैसे का जो कर्जा है उससे उनको बाहर निकलना है। इस भयानक कर्जे से बाहर आने के लिए जर्मन सरकार यानी वाइमार रिपब्लिक ने शुरू कर दिए बहुत सारे नोट्स छापना। उनकी सरकार का यह मानना था उस समय कि हमको इतना सारा जो लोन चुकाना है, उस लोन चुकाने के लिए सिंपल तरीका लगाते हैं, बहुत सारे नोट छापते हैं और ये ढेर सारा पैसा लेके दे देते हैं, अपना उधार चुका देते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको अगर किसी को उधार चुकाना है और आप बहुत सारे नोट छाप देते हैं देश के अंदर और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप नोट छापते हो तो उसको बैक करने के लिए आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि जर्मनी में बिल्कुल भी नहीं थी। जब करेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई उनकी पूरे मार्केट में, लोगों के पास नोट ही नोट जब भर गए, तब जर्मनी में आ गया हाइपर इन्फ्लेशन। और इतनी बुरी हालत हो गई थी जर्मन करेंसी की, जर्मन मार्क की, कि एक यूएस डॉलर 4.2 ट्रिलियन जर्मन मार्क्स के बराबर हो गया था। देखिए कितने जीरो होते हैं 4.2 ट्रिलियन में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने इतना विनाश देखा, इतनी लोगों की जानें गंवाई, बट जो हाइपर इन्फ्लेशन था उसने जर्मनी की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके नेक्स्ट 10 सालों में जो सबसे बड़ा इवेंट है जर्मनी की हिस्ट्री में, वो है हाइपर इन्फ्लेशन, जो 1923 में हुआ था। हाइपर इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने अलग से एक अपना वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बट 1923 का जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, उसमें जर्मनी की इकोनॉमी की हालत बिल्कुल तहस नहस हो गई और अब ये समझ में आ गया कि वो जितना भी उनको फाइन देना है, जितना उधार चुकाना है, वो ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर जर्मनी की मदद करने के लिए अमेरिका सामने आए और उन्होंने 1924 में एक डॉस प्लान बनाया। अमेरिका ने एक अपने बंदे को भेजा जिसका नाम था चार्ल्स डॉस, और उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक प्लान बनाया जिसमें वो जर्मनी की मदद करेंगे, उनको पैसे देंगे और उस पैसे को लेके जर्मनी लोग बाकी जो उनको उधार है, यानी कि ब्रिटेन को, फ्रांस को जो रिपरेशन देने हैं, वो उनको पे करेंगे और ब्रिटेन और फ्रांस ये जो रिपरेशंस कलेक्ट कर रहे हैं जर्मनी से, वो वापस जाएगा अमेरिका के पास। तो देखिए अमेरिका का ये जो राउंड रॉबिन मेथड था, वो पैसा घूम के उन्हीं के पास वापस आ रहा था। तो इस तरह से जर्मनी की जो इकोनॉमी थी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, उसको वापस रिवाइव करने के लिए इस प्लान ने मदद की। उसके बाद कुछ धीरे धीरे साल बीते और साल 1928 में फिर से एक और प्लान आया और इस प्लान के अंतर्गत जर्मनी का जो वॉर रिपरेशंस उनको पे करने थे, उसकी वैल्यू कम कर दी गई, यानी अब जर्मनी को थोड़ा सा कम फाइन पे करना है। तो इससे और मदद मिली जर्मनी को। चार्ल्स डॉस, जिन्होंने डॉस प्लान पूरा बनाया था, वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि आने वाले सालों में चार्ल्स डॉस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने और उनको अपने इस प्लान के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वाला जो टाइम था, स्पेशली अमेरिका में 1920s के बाद, वो बहुत ही अच्छा टाइम था। उस पूरे 1920s के दशक में 20 से लेकर 29 तक खूब तरक्की हुई अमेरिका में, इकोनॉमिक बूम आया और अमेरिका में ही नहीं, सिर्फ फ्रांस में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में खूब इकोनॉमिक तरक्की हुई। और इसीलिए ये जो पूरा दशक है इसको रोलिंग 20s कहते हैं, क्योंकि खूब पैसे छापे इन सारी कंट्रीज ने, स्पेशली अमेरिका ने। परंतु फिर ये जो इतना अच्छा माहौल चल रहा था इकोनॉमिक बूम का, ये जो है ये किस्मत को पसंद नहीं आया और 1929 में आ गया द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में, जब एक साथ अमेरिका का स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश कर गया। और इसके बाद अमेरिका में फैक्ट्रीज बंद होने लग गई, इंडस्ट्रीज पूरी बंद होने लग गई, हर तरफ लोगों की नौकरी जाने लगी और अब ऐसा लगने लग गया कि अब अमेरिका किसी भी समय कोलैप्स हो जाएगा। अब आप सोचेंगे शायद कि अमेरिका इतना दूर है, ज्योग्राफिकली इतना दूर है और यूरोप यहाँ पे है, यहाँ अमेरिका यहाँ यूरोप, तो अमेरिका में जब डिप्रेशन आया तो यूरोप में क्या उससे लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक इंपॉर्टेंट पावर बन के उभर चुका था और उसकी जो इकोनॉमी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब यूरोप के कंट्रीज के साथ उलझ चुकी थी, टैंगल हो चुकी थी। तो जब अमेरिका की इकोनॉमी नीचे आई तो उसके साथ उसने खींच के यूरोप की इकोनॉमी को भी नीचे लाया और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ फिर जर्मनी का, क्योंकि उस समय जर्मनी लोग पूरी तरह निर्भर कर रहे थे अमेरिका की हेल्प के ऊपर। और जब अमेरिका का डिप्रेशन आया, उनके अपने देश में पैसे नहीं बचे, तो वो क्या खाक मदद करेंगे जर्मनी की? तो जर्मनी की हालत पूरी तरह पस्त, पूरी तरह वो लोग, उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह खराब हो गई। उस जमाने में जर्मनी में ये हालत हो गई थी कि वहां का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी बेरोजगारी का दर है, वो पहुंच गया था 30% पे। यानी आप सोचिए, किसी देश की 30%, 1/3 जनता अनएम्प्लॉयड है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नौकरियां ही नहीं बची। यूरोप की जनता ने अभी 10 साल से भी कम हुआ था, उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर देखा था, उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे, अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे उन्होंने विनाश देखा था। और अब जब ये डिप्रेशन आया तब उन लोगों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। अब देखिए, इंसान की ना एक टेंडेंसी होती है, एक फितरत होती है कि जब भी हम किसी दिक्कत में पड़ते हैं, किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तो हम हमेशा किसी ना किसी को ढूंढते हैं कि हम इस पे ब्लेम डालें, मतलब इसकी गलती थी। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है किसी एक इंसान के ऊपर उठने के लिए। और ऐसी ही परेशानी वाली सिचुएशन में जर्मनी में एक इंसान था जो धीरे 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 करके पॉपुलर हो रहा था, और वो इंसान था ये आदमी। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस इंसान को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की एक बहुत खास बात थी कि ये बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे। तो स्टेज पे आते थे, अपना बोलना शुरू करते थे तो पूरे पैशन के साथ, पावर के साथ बोलते थे। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिए हिटलर स्पीचेस और उसके कुछ स्पीचेस देखिए कि किस तरह से वो बोल रहा है। अगर आपको जर्मन समझ में आती है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आती तो भी आपको लगेगा कि यार कुछ तो बहुत पावर वाली बात बोल रहे हैं। इस तरह से वो बात करता था। वो ये बात लोगों में फैला रहे थे कि जर्मन मिलिट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारी नहीं है, जर्मनी हारी लड़ाई में क्योंकि उनके नेताओं ने उनको धोखा दिया, उनके पीठ में खंजर भोंका, इसलिए वो लोग हारे। दूसरा जो आइडिया है जो हिटलर ने लोगों में पहुंचाया वो ये था कि जो इतनी बुरी हालत है उनके देश की इकोनॉमिकली, वो इसलिए क्योंकि जो ज्यूज लोग हैं वो इतने अमीर हैं, उनके पास इतना पैसा है, उनकी हालत खराब नहीं हो रही है, हमारी हालत इतनी खराब क्यों है? तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसका जो रूट कॉज है वो ज्यूज लोग हैं। तो ज्यूज की तरफ ब्लेम को भेजा हिटलर ने, और लोगों को ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए था, और नफरत की जो भावना होती है ये बहुत तेजी से फैलती है। इंसानियत का एक दुर्भाग्य है, देखिए प्यार मोहब्बत की बातें और भाईचारे की बातें उतने आसानी से फैलती नहीं है, उतने आसानी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते जितने आसानी से लोग हिंसा की बातें, नफरत की बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस समय जूस के प्रति लोगों में बहुत जो नफरत है वो बढ़ रही थी, और हिटलर ने इस नफरत की आग को और भड़काया, उसको और हवा दी, उसमें और घी डाला। जर्मनी की जनता को हिटलर ने वादा किया कि जब वो पावर में आया तो जितनी भी बेरोजगारी है जर्मनी में उसको 4 साल के अंदर फिनिश, नदारद कर देगा वो। लोग खुश, क्योंकि उन्होंने इतना अनएम्प्लॉयमेंट देखा था, इतनी बुरी हालत देखी थी, और कोई नेता के बोल रहा है कि 4 साल में कोई होगी नहीं अनएम्प्लॉयमेंट। लोग एकदम खुश हो गए और लोग भर भर के सपोर्ट कर रहे थे हिटलर को। 1933 में ऑफिशियली हिटलर पावर में आया तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उसको जर्मनी की इकोनॉमी को रिवाइव करना था, उसको वापस शुरू करना था, और इसके लिए उसने 3 डायरेक्शन में एफर्ट डालना शुरू किया: पब्लिक वर्क्स, रीआर्मामेंट और कॉन्स्क्रिप्शन। चलिए बात करते हैं पहले पब्लिक वर्क्स के बारे में। तो ये पब्लिक वर्क्स का जो कंसेप्ट था, इसके अंतर्गत हिटलर का प्लान ये था कि वो बहुत सारे बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस बनाएगा और उसमें बहुत सारे लोगों को उसके कंस्ट्रक्शन के लिए एम्प्लॉय करेगा। 1936 में जो ओलंपिक्स हुए थे जर्मनी में, वो जो पूरा स्टेडियम बना है, इतना भव्य स्टेडियम, वो भी उसी के अंतर्गत बनाया गया था। उसके अलावा जर्मनी का इतना पॉपुलर ऑटोबान एक प्रोजेक्ट था जिसमें यह प्लान था कि जर्मनी में ये लंबे लंबे सड़क बनेंगे जिसपे सिर्फ कार चलेंगी और खूब तेजी से चलेंगी, जैसे आज के जमाने में एक्सप्रेसवे होते हैं इंडिया में, वैसा ही उस जमाने में प्लान किया गया था ऑटोबान प्रोजेक्ट। कमाल की बात यह है कि ऑटोबान प्रोजेक्ट बहुत पहले से था जर्मनी में, बट हिटलर ने इस तरह से पोर्ट्रे किया कि उसने इसकी शुरुआत की है और खूब सपोर्ट मिला उसको पब्लिक की वजह से। उसकी बहुत फेमस फोटो भी है जिसमें हिटलर दिखाई पड़ रहा है कि वो खुदाई कर रहा है। तो बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया जर्मनी में कि जगह जगह पे
ऑटोबान प्रोजेक्ट का शुरुआत हो रही है, वहां पे रोड बन रहे हैं। प्लान ये था इनिशियली कि लाखों लोगों को इसमें एम्प्लॉय करेंगे, बट रियलिटी में सिर्फ 80,000 जर्मन को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला। और जो इनिशियल प्लान था कि लंबा सड़क बनेगा 12,000 किलोमीटर का, उतना लंबा सड़क बना भी नहीं। बट इसमें जो लोग एम्प्लॉय किए जा रहे थे, कहने के लिए पेपर पे वो लोग एम्प्लॉयड थे अब, बट उनकी वेजेस जो थे, उनकी सैलरी बिल्कुल थोड़ी सी, यानी सिर्फ पॉकेट मनी के बराबर, जिससे वो सिर्फ अपना गुजर बसर कर पाए। तो देखिए इसमें सरकार का कितना फायदा हो रहा था, उनको इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए मिल गया उनको। अब वो कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों से उनको बेरोजगारी से हटा दिया, एक चीज। दूसरा फायदा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, और तीसरा चीज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था ये आगे आने वाले वॉर के लिए उनको हेल्प करने वाला था। बट इसका जो डार्क साइड है वो ये है कि उस समय जर्मनी में एक संस्था थी जिसका नाम था नेशनल लेबर सर्विस। इस संस्था का एक काम था कि इसमें सारे वो लोग जो जर्मनी के पब्लिक वर्क्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एज ए लेबरल काम करना चाहते हैं, वो ज्वाइन करें। 1935 में 18 से 25 साल के बीच में जितने भी पुरुष थे उनके लिए भाई ये मैंडेटरी कर दिया गया। अगर आप इस उम्र में हैं तो तुमको काम करना ही करना है। अगर तुम मना करोगे तो तुमको एक स्पेशल फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा और वहां पे तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। अब ट्रीटमेंट मतलब ऑब्वियसली तुमको प्रताड़ित किया जाएगा, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाएगा, और इस तरह से आपको तैयार कर देंगे कि जब आप बाहर निकलोगे तो आप बोलोगे हाँ भाई मुझे भी काम करना है और मुझे कंट्रीब्यूट करना है नाजी सरकार का जो भी प्लान है उसमें। इसीलिए लोग काम कर रहे थे पब्लिक वर्क्स में, खूब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, बट कंडीशंस अच्छी नहीं थी और सैलरी वैलरी नहीं थी उतनी अच्छी। बट फिर भी कोई कंप्लेंट करने से लोग बहुत घबराते थे, क्योंकि जो नाजी पुलिस थी उनका काम ही ये था कि जो भी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, जो भी इस बात से नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं, उनकी हालत खराब की जाए। अगर जर्मनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, उनकी इंडस्ट्रीज की बात की जाए, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी, बट जर्मनी ने सारी लड़ाई लड़ी थी बाहर, जर्मन सॉइल पे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ये लड़ाई लड़ी गई थी फ्रांस में, बेल्जियम में और रशिया में, और इसीलिए इन तीनों कंट्रीज में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था। बट जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट था और उनके पास वर्कफोर्स भी थी। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रीज पे जर्मनी की बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। उसके अलावा जो दूसरी बात थी जिसकी वजह से बहुत प्रेशर आ रहा था जर्मन इकोनॉमी पे, वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फाइन। बट जब हिटलर पावर में आया तो उसने कहा कि भाई मैं फाइन दूंगा ही नहीं, और इस बात को जर्मन जनता ने बहुत सराहा कि देखो हमारा लीडर कैसे खड़ा हो रहा है, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में हमारी बेइज्जती की गई है उसका जवाब दे रहा है हिटलर। तो शुरू में कुछ इंस्टॉलमेंट पे किए, बट उसके बाद जो उनके ऊपर इतना बड़ा दबाव था फाइन्स का, वो फाइन उन्होंने पे ही नहीं किए। तो इस वजह से भी जर्मनी की इकोनॉमी को हेल्प मिली। दूसरा एक बड़ा रीजन जिससे जर्मनी की इकोनॉमी रिवाइव हुई वो था रीआर्मामेंट। ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के ऊपर बहुत सारी रोक लगाई गई थी कि उनकी आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सोल्जर नहीं हो सकते, उनके पास सबमरीन्स नहीं हो सकती, उनके पास एयरफोर्स तो हो ही नहीं सकती, टैंक डिविजन नहीं हो सकते, बहुत सारी रोक लगाई गई थी। बट जब हिटलर पावर में आया तो उसने इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को बोला गेट आउट। उसने वो सारी चीजें की जिसके लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को मना किया गया था। उसने अपनी इन्फेंट्री का साइज बढ़ाया, उसने टैंक डिविजन बनाए, बहुत सारे टैंक्स बनाए उसने। उसको बोला गया था कि आपको प्लेन्स नहीं बनाने, उसने खड़ी कर दी एयरफोर्स जर्मन लुफ्टवाफे। फिर सबमरीन्स, यू-बोट्स पे यू-बोट्स बनाई। ये पूरा जो जर्मनी का रीआर्मामेंट का प्लान था जिसमें इतने बैटलशिप्स, टैंक्स, सबमरीन्स, लुफ्टवाफे जो ये सब बना रहे थे, इस सब में ऑब्वियसली फैक्ट्रीज इन्वॉल्व थी, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, और इन सारी इंडस्ट्रीज में जर्मन जनता को नौकरियां मिल रही थी। तो देखिए इतने सारे लोगों को नौकरी मिल रही थी और साथ ही साथ आप अपने देश को रीआर्म कर रहे थे, उसको वापस तैयार कर रहे थे लड़ाई करने के लिए। अगेन जो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बट पेपर पे अब ये लोग बेरोजगार नहीं थे। और जो बची कुची कसर थी वो आ गई तीसरे पॉइंट में, यानी कॉन्स्क्रिप्शन। 1935 में हिटलर ने इस बात को मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच के पुरुष हैं तो आपको मिलिट्री सर्विस करनी ही करनी है। आपके लिए कानून हो गया है कि आपके लिए मैंडेटरी है, ये अब कानून था। तो इतने सारे जो यंग लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे उनको भर भर के जर्मन मिलिट्री में घुसेड़ दिया गया, और अब वो लोग भी अनएम्प्लॉयड नहीं थे। तो इस प्रकार जर्मनी की आर्मी की साइज बढ़ी और उनके अनएम्प्लॉयमेंट की साइज कम हुई। इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है कि जर्मन सरकार ने उस जमाने में बहुत सारा काम पैदा किया, पब्लिक वर्क्स में इतने लोगों को लगाया, उसके अलावा जो मिलिट्री इंडस्ट्रीज थी उसमें बहुत लोगों को नौकरियां मिली,
और उसके अलावा और कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए गए जिससे लोग काम करने के लिए मोटिवेट हों। बट अल्टीमेटली जो ग्राउंड रियलिटी थी उसमें लोगों की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, उनके वेजेस उतने अच्छे नहीं थे। उसके अलावा जूस के प्रति ये सरकार खासी ज्यादतियां कर रही थी। 1935 में जूस को कह दिया गया कि अब आप जर्मन सिटीजन ही नहीं हो। तो देखिए उनसे उनकी सिटीजनशिप, उनकी पहचान छीन ली गई। ऑब्वियसली उनकी नौकरी उनसे छीन ली गई। नाजी सरकार ने इस बात को बहुत प्रोपेगेट किया, बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया कि कैसे जैसे ही उन्होंने पावर अपने हाथ में ली तो लोगों को कैसे नौकरियां मिलने शुरू हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। बट वर्क रियलिटी जो थी ग्राउंड पे वो बहुत ही अलग थी और बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे। बट वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि नाजी पुलिस से सब डरते थे। हिटलर ने ये सोचा हुआ था, ये उसका प्लान था कि जितना भी डेफिसिट है, जितना भी पैसा उनको कमाना है वो रिकवर कर लेंगे तब जब पूरी तरह वेपनाइज होके, पूरी तरह आर्म होके वो हमला करना शुरू करेंगे अपने आसपास के कंट्रीज पे, उन पे एक्सपैंड करना शुरू करेंगे, अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू करेंगे। तो सारा जितना भी उनका पैसा जो गवाया उन्होंने इस सारी स्कीम्स में वो वापस रिकवर कर लेंगे। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो शुरुआत में खूब सक्सेस मिली जर्मनी को और लोग खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद से अब जर्मन एम्पायर बड़ा होगा और नई बुलंदियों को छुएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये तो बात थी कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया और कैसे सिर्फ 2 दशक के अंदर वापस जर्मनी रेडी हो गए लड़ाई करने के लिए। परंतु लड़ाई दरअसल शुरू क्यों हुई, क्या वो रीजंस थे जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक्चुअली स्टार्ट करवाया, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल जिज्ञासियम पे नए हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे इस समय एक सीरीज बना रहा हूं पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की। इस प्लेलिस्ट का नाम है वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इस प्लेलिस्ट में मैं पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा और ये सारे वीडियोस जो है वो एक के बाद एक मैं रिलीज करता रहूंगा। ये जो मेरा वीडियो है, इसका जो अगला वीडियो है इस सीरीज का, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे। और अगर आपको जनरली हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो अपना इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं हिस्ट्री से रिलेटेड छोटे छोटे अपडेट्स डालता रहता हूं। उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।